हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीए 6 सेमेस्टर मेजर पेपर 10 साइकोलॉजी का चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं यूनिट 3। इसमें क्वेश्चन यूनिट 3 से रहने वाला है। पिछले क्लास में हम यूनिट 3 से लॉन्ग क्वेश्चन जितना भी था वो कंप्लीट कर चुके थे, तो इस क्लास में हम पूरा शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज आपका यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका बचेगा यूनिट 4। ठीक है, तो यूनिट 4 बचेगा तो वो भी हम बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, बाकी जो स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं टेलीग्राम का लिंक कहाँ है, तो टेलीग्राम का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ वीडियोस के नीचे भी अवेलेबल है और पीडीएफ में भी आपको लिंक दे दिया गया है, तो पीडीएफ में भी आपको लिंक मिल जाएगा। आप जा करके टेलीग्राम से ले सकते हैं वहाँ से। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। और आप सभी का एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है, तो आप सभी को थोड़ा जल्दी पढ़ना है, अच्छे से रिवीजन कर लेना है। कोई भी दिक्कत हो तो बता देना है। बाकी आपका जो भी मेजर पेपर 11, 12 बच गया है वो हम 2-3 दिन के अंदर में कंप्लीट कर लेंगे, तो टेंशन वाली बात नहीं है। मेजर पेपर 10 आपका यूनिट 4 बच गया है, तो वो बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे शॉर्ट में पूछा गया है कि समस्या समाधान की कोई 2 युक्तियाँ बताइए। ठीक, 2 स्ट्रेटजीज के बारे में पूछा गया है यहाँ से। तो जैसा कि हम आपको पिछले क्लास में ट्रायल एंड एरर और इनसाइट के बारे में लॉन्ग में पढ़ा चुके हैं। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पे आंसर आपको स्किप कर देना है। ठीक, क्योंकि अब अगर आपको लॉन्ग में याद है तो बस वही चीज़ यहाँ पे लिखना है। नहीं याद है तो फिर से यहाँ पर सुनिए, हम बताते हैं आपको। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ये बीच से क्लास मत देखिए, आप शुरू से चैप्टर 1 से स्टार्ट कीजिए। जहाँ से पढ़ाया गया है वहाँ से स्टार्ट करना है आपको। अगर आप चैप्टर 4 का भी पढ़ रहे हैं तो चैप्टर 4 का लॉन्ग पहले देख लीजिए, उसके बाद शॉर्ट देखिए। पहला क्वेश्चन है समस्या समाधान की कोई 2 युक्तियाँ बताइए। ठीक, तो सबसे पहले आपको जानना है कि समस्या समाधान का मतलब क्या होता है। समस्या समाधान का मतलब है कि जब हमारे सामने कोई कठिनाइयाँ या समस्या आती है तो हम उसे हल करने का तरीका खोजते हैं, और इस समस्या को हल करने के लिए हम अलग अलग युक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, समस्या समाधान। ठीक है, तो इसमें 2 युक्ति दिया गया है। पहला है ट्रायल एंड एरर, यानी परीक्षण एवं त्रुटि युक्त। पिछले क्लास में हम त्रुटि का मतलब भी समझा चुके थे। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये ट्रायल एंड एरर का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि एक तरीका आजमाओ, अगर गलत हो तो दूसरा तरीका आजमाओ, फिर तीसरा तरीका आजमाओ, और अंत में जो तरीका सफल हो जाए उसे अपना लो। ठीक, तो इसमें व्यक्ति को पहले से ही सही तरीका पता नहीं होता है। वो बार बार क्या करता है, प्रयास करके सही समाधान खोजता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि मान लीजिए कि आपके पास एक ताला है और आपको उसकी चाबी नहीं पता है, तो आप एक एक करके अलग अलग चाबियाँ लाते हैं। पहली बार चाबी लगाते हैं तो वो काम नहीं करता है, ताला नहीं खुलता है। फिर दूसरा चाबी लाते हैं, दूसरा चाबी से खोलने की कोशिश करते हैं, फिर तीसरी चाबी, फिर चौथी चाबी से ताला खुल जाता है। तो तो आपने क्या किया, बार बार कोशिश किया और गलतियों से सीख करके सही तरीका को खोज लिया। 3-4 बार ट्राई किए, अलग अलग चाबी ला करके खोले, नहीं खुला, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे थे, प्रयत्न करके देख रहे थे और गलतियों से सीख करके सही तरीका खोज लेते हैं। तो इसी को कहा जाता है ट्रायल एंड एरर। ठीक, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि दूसरा एग्जांपल अगर हम आपको दें इसका, तो अगर किसी विद्यार्थी को गणित का सवाल किसी एक विधि से हल नहीं हो रहा है तो वो दूसरी विधि आजमाता है। अगर वह भी काम नहीं करती है तो फिर वो तीसरी विधि अपनाता है, और अंत में क्या होता है कि उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक, अब है इनसाइट। इनसाइट का मतलब क्या होता है, अंतर्दृष्टि का मतलब होता है कि व्यक्ति को समस्या का समाधान अचानक समझ में आ जाता है। जैसे कि इसमें व्यक्ति अलग अलग तरीके आजमाने के बजाय समस्या को समझते समझते अचानक सही तरीका खोज लेता है। जैसे इसे आप अचानक दिमाग में सही आइडिया आ जाना भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए कि मान लीजिए कि एक बच्चा है जिसके पास एक खिलौना है, लेकिन वो खिलौना ऊंचाई पे रखा हुआ है। अब वो उस ऊंचाई से उतारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। तो कुछ देर वो बच्चा सोचता है, फिर अचानक उसके दिमाग में विचार आता है कि अगर मैं कुर्सी पर चढ़ जाऊं तो खिलौना आसानी से उतर जाएगा ऊपर से। ठीक है, तो अचानक समाधान समझ में आ गया, इसी को हम क्या कहते हैं, इनसाइट।
आई होप ये आपको पूरा क्लियर होगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस। तर्कन एवं बुद्धि क्या है। तो तर्कना के बारे में हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। इसका मतलब है कि किसी बात के बारे में सोच करके, कारण और तथ्य को समझ करके सही निष्कर्ष तक पहुंचना। यानी हम बिना सोचे कोई फैसला नहीं लेते हैं, बल्कि उपलब्ध जानकारी को देखते हैं और फिर निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे कि सड़क वाली एग्जाम्पल हम आपको पिछले क्लास में दे चुके थे। हाँ, तो वो एग्जाम्पल यहाँ पे सूट करेगा। अगला है बुद्धि। बुद्धि का मतलब क्या था। बुद्धि का मतलब था कि किसी बात को समझना और उससे सीखना, समस्या को हल करना और नई परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदलना। तो बुद्धि का मतलब केवल पढ़ाई में तेज होना ही नहीं होता है। कोई व्यक्ति नई परिस्थिति को कितनी अच्छी तरह से समझता है और उसका समाधान कैसे करता है, यह भी बुद्धि का एक हिस्सा है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मान लीजिए कि आप पहली बार किसी नए शहर में गए और आपको अपने होटल का रास्ता नहीं पता है, तो आप मोबाइल में मैप्स देखते हैं, रास्ता समझते हैं, ज़रूरत पड़ने पर किसी व्यक्ति से पूछ भी सकते हैं और रास्ता गलत होने पर आप दूसरा रास्ता अपनाते हैं। अंत में आप क्या करते हैं कि होटल तक पहुंच जाते हैं। ठीक, तो आपने यहाँ पे क्या किया कि आपने नई परिस्थिति को समझा और उसके अनुसार अपना व्यवहार बदला। तो यह आपकी क्या है, बुद्धि का उदाहरण है। आप अपनी बुद्धि लगाते हैं, ये याद रखना है। अब सवाल आता है कि तर्कना और बुद्धि, इन दोनों में क्या अंतर है। ठीक, तो तर्कना में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल के लिए कि मान लीजिए कि मैं सोच करके निष्कर्ष कैसे निकालूं, ये हम इसको तर्कना में रखेंगे। और बुद्धि की अगर बात करें तो उसका एग्जांपल है कि मैं परिस्थिति को समझ करके समस्या को कैसे हल करूं, ये एग्जांपल आपका आएगा बुद्धि में। तो तर्कना क्या करता है कि सोच करके निष्कर्ष निकालता है, लेकिन बुद्धि क्या करता है कि समझ करके इसका समाधान निकालता है। यही अंतर है इन दोनों में। अगला है समस्या में तर्कना किस प्रकार सहायक होती है। ठीक, तो अब हम इसको समझेंगे किस प्रकार सहायक होती है। तो जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम तुरंत कोई फैसला नहीं लेते हैं। पहले हम समस्या को क्या करते हैं, समझते हैं, उसके कारण को खोजते हैं और अलग अलग विकल्पों के बारे में सोचते हैं और फिर सही समाधान चुनते हैं। तो इस पूरी सोचने की प्रक्रिया में तर्कना हमारी मदद करती है। तो इसी प्रक्रिया में रीजनिंग हमारी मदद करती है। फॉर एग्जांपल के लिए कि आपके पास मोबाइल में इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो फिर आप सोचते हैं कि क्या मोबाइल में डेटा ख़त्म हो गया है, या नेटवर्क नहीं आ रहा है, या डेटा ख़त्म हो गई, या फिर डेटा बंद है, क्या फ़ोन में कोई तकनीकी समस्या आ गई है। तो ऐसा आप सोचते हैं। तो अब आप एक एक करके इन कारणों को जांचते भी हैं और मान लीजिए कि पता चला कि डेटा पैक ख़त्म हो गया है। तो आपने तथ्यों को देख करके कारण समझा और फिर निष्कर्ष निकालते हैं। तो इसी को हम तर्कना कहते हैं। ठीक, तो तर्कना समस्या समाधान में कैसे मदद करती है, ये भी सवाल उठता है। तो समस्या को समझने में ये हमारी मदद करती है तर्कना, और समस्या के कारणों का पता लगाने में सहायता करती है, उपलब्ध विकल्पों की तुलना करने में भी मदद करती है। ठीक, और तथ्यों के बीच संबंध स्थापित करती है और सही निष्कर्ष निकालने में भी यह हमारी मदद करती है, और उचित जो समाधान है और निर्णय लेने में भी हमारी ये मदद करती है। ये हो गया कंप्लीट। अभी चौथा नंबर क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन द फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ रीजनिंग। तो रीजनिंग कितने तरह का होता है और इसके क्या कार्य हैं। तो तर्कना का क्या कार्य है। तर्कना का मुख्य काम है कि हमें किसी समस्या या परिस्थिति के बारे में सोचने, समझने और सही निष्कर्ष तक पहुंचने में मदद करना। तो यही इसका काम होता है। पॉइंट वाइज यहाँ पे दिया गया है। पहला पॉइंट है समस्या को समझने में सहायता करना है। इसका कहने का मतलब है कि तर्कना की मदद से ही हम ये समझते हैं कि असली समस्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अगर परीक्षा में आपके कम अंक आए हैं तो आप सोचेंगे कि समस्या कम पढ़ाई की थी, समय की कमी थी, या प्रश्न समझने में परेशानी हुई। इसका कहने का मतलब है कि समस्या क्या थी, कम पढ़ाई किया ये समस्या थी, या समय की कमी थी, या प्रश्न कम समझ में आया ये समस्या थी। तो ये सब आप सोच सकते हैं
कि आखिर समस्या क्या था। मैंने कम पढ़ाई किया, ये समस्या था, या मेरे को कम टाइम मिला, ये समस्या था, या फिर प्रश्न समझ में ही नहीं आया, ये समस्या था। अगला पॉइंट है उपलब्ध सूचनाओं का विश्लेषण करना। इसका कहने का मतलब है कि तर्कना हमें मिली हुई जानकारी को ध्यान से समझने और उसकी तुलना करने में मदद करती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि दो कॉलेज में से एक चुनते समय आप दोनों की फीस, पढ़ाई और सुविधा की भी तुलना करते हैं। अगला पॉइंट है तथ्यों के बीच संबंध स्थापित करना। इसका कहने का मतलब है कि हम अलग अलग तथ्यों को जोड़ करके उनके बीच संबंध समझते हैं। उनके बीच क्या संबंध है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आप देखते हैं कि जब आप रोज पढ़ाई करते हैं तो आपके अंक अच्छे आते हैं, और जब आप दोनों बातों के बीच संबंध को समझते हैं कि जब आप रोज पढ़ते थे तो अच्छा नंबर आता था, जब आप रोज नहीं पढ़ते तो आपका नंबर अच्छा नहीं आता है। तो इन दोनों बातों के बीच आप संबंध समझने की कोशिश करते हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, तर्कना के द्वारा व्यक्ति उपलब्ध तथ्यों के आधार पर उचित निष्कर्ष निकालता है। इस पॉइंट का कहने का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आसमान में काले बादल हैं और ठंडी हवा चल रही है, तो आप अनुमान लगाते हैं कि बारिश हो सकती है। ठीक, तो यहीं पर इसका कहने का मतलब है कि तर्कना के द्वारा व्यक्ति क्या करता है कि जो उपलब्ध तथ्य है, तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में उपलब्ध तथ्य क्या है, काले बादल और ठंडी हवा, ये क्या है, उपलब्ध तथ्य है। तो इसी के आधार पर आप क्या कर रहे हैं, निष्कर्ष निकाल रहे हैं, उचित निष्कर्ष। इसका कहने का मतलब है निष्कर्ष आपने क्या निकाला कि ठंडी हवा चल रही है और काले बादल है, इसका मतलब है कि बारिश हो सकती है। तो यही यहाँ पे कहलाएगा उचित निष्कर्ष। तो आपने क्या उचित निष्कर्ष निकाला, बारिश हो सकती है। तो यही इसका कहने का मतलब था। अगला पॉइंट है समस्या समाधान और निर्णय लेने में सहायता करना। इसका कहने का मतलब है कि तर्कना हमें अलग अलग विकल्पों के बारे में सोचने और सबसे उचित विकल्प चुनने में मदद करती है। तो आपको 2 विषयों में से एक विषय चुनना है। ठीक, आप अपनी रुचि, कठिनाई और भविष्य के अवसर को देख करके ही आप कोई भी विषय को चुनते हैं। अब अगला है तर्कना के प्रमुख कार्य। तो तर्कना का कुछ कार्य है जिसके बारे में आपको जानना है। डिडक्टिव और इंडक्टिव के बारे में हम पिछले क्लास में पढ़ा चुके थे, तो यहाँ पे हम आपको शॉर्ट में बताते हैं। तो डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या है कि इसमें हम सामान्य नियम से विशेष निष्कर्ष की ओर जाते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल हम आपको दिए थे कि सभी मनुष्य नश्वर है, राम एक मनुष्य है और अंततः राम नश्वर है। ये एग्जाम्पल हम आपको वहाँ पे दे रहे थे लॉन्ग में, तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। तो यहाँ पहले सामान्य नियम था और फिर उसे राम पर लागू किया गया था। ठीक, अगला है इंडक्टिव। इंडक्टिव का मतलब है कि इसमें हम विशेष उदाहरणों से सामान्य निष्कर्ष की ओर जाते हैं। जैसे कि लोहा गर्म करने पर फैलता है, तांबा गर्म करने पर फैलता है और अल्मुनियम गर्म करने पर फैलता है। तो इन उदाहरणों को देख करके हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि धातुएं गर्म करने पर फैलती हैं। तो जब हम विशेष से सामान्य की ओर जाते हैं तो इसी को हम इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। ठीक, ये सब एग्जाम्पल आपको लॉन्ग में दिया गया था, तो आपको वहीं लॉन्ग में ही अच्छे से पढ़ लेना है कि शॉर्ट में आपका बस रिवीजन हो, ये ना कि शॉर्ट में भी अलग से पढ़ रहे हैं बैठ करके तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ऐसे में आपको लॉन्ग क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान देना है, शॉर्ट में बस आपको एक देख लेना है कि क्या आंसर लिखा गया है और क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। शॉर्ट में उतनी मेहनत नहीं करनी है आपको। तर्कना की परिभाषा ये तो हो गया है, आपको यहाँ से पढ़ लेना है। नेचर ऑफ थिंकिंग ये भी पढ़ा चुके हैं, फिर भी बताते हैं। यहाँ पे नेचर ऑफ थिंकिंग में आपका दिया गया है पहला पॉइंट चिंतन। चिंतन का मतलब है कि किसी बात, समस्या या परिस्थिति के बारे में सोच विचार करना। तो अब इनकी कुछ विशेषता भी दी गई है जो कि हम एक एक पॉइंट करके पढ़ेंगे। इसका पहला स्वरूप दिया गया है यहाँ पे, यह मानसिक प्रक्रिया है, यानी चिंतन हमारे दिमाग में होने वाली प्रक्रिया है। जैसे आप सोच रहे हैं कि आज कौन सा विषय पढ़ना है, ये सोच आपके मन में हो रहा है, ये सोच आपके मन में हो रही है, तो इसीलिए चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। दूसरा पॉइंट है ये सामान्यतः उद्देश्यपूर्ण होती है, मतलब हम किसी उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही सोचते हैं। जैसे कि आप सोचते हैं कि मुझे परीक्षा में अच्छे अंक कैसे लाने हैं,
तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ आपका उद्देश्य क्या है कि अच्छा अंक प्राप्त करना है। ठीक, अगला है यह समस्या समाधान में सहायक होती है। इसका कहने का मतलब है कि चिंतन हमें समस्या के बारे में सोचने और उसका समाधान खोजने में मदद करता है। जैसे मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है तो आप सोचते हैं कि समस्या चार्जर में है या फिर तार में है या फिर मोबाइल में है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सोच करके आप समस्या का कारण और समाधान खोजते हैं। अगला पॉइंट है यह पूर्व अनुभव और ज्ञान से प्रभावित तो होती है। इसका कहने का मतलब है कि हम नई परिस्थिति में अपने पुराने अनुभव और ज्ञान का उपयोग करते हैं। जैसे कि अगर पिछली परीक्षा में आपने आखिरी समय में पढ़ाई की और अच्छे अंक नहीं ला पाए तो आप 12th में क्या करते हैं कि उस गलती को सुधार लेते हैं। 10th में अगर गलती होता है तो 12th में हम सुधार लेते हैं उस गलती को। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ कि पुराना अनुभव आपकी वर्तमान सोच को प्रभावित कर रहा है। इसमें तर्क और कल्पना का प्रयोग होता है। तो इस पॉइंट का कहने का मतलब है कि चिंतन में हम तर्क लगाकर सही निष्कर्ष निकाल सकते हैं और कल्पना करके भविष्य के बारे में सोच सकते हैं। जैसे कि आप सोचते हैं कि अगर मैं रोज 3 घंटे पढ़ूंगा तो परीक्षा में अच्छे अंक आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या किया कि तर्क और भविष्य की कल्पना दोनों का प्रयोग किया। अगला पॉइंट है यह एक गतिशील प्रक्रिया है जो नई जानकारी मिलने पर बदल सकती है। कहने का मतलब है गतिशील का मतलब है कि जो समय और नई जानकारी के साथ बदल सकती है। इसका उदाहरण है कि पहले आपको लगता था कि कोई विषय बहुत ज़्यादा कठिन है लेकिन बाद में शिक्षक ने उसे आसानी तरीके से समझाया तो अब आपकी सोच बदल गई। अब आपको वो विषय आसान लगने लग गया। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि नई जानकारी के कारण आपका विचार बदल जाता है। पहले आपका क्या विचार था कि ये विषय बहुत ज़्यादा कठिन है लेकिन जब टीचर पढ़ाते हैं तो आपको वही विषय आसान लगता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जानकारी की वजह से ही आपका विचार बदला। इसमें भाषा, शब्दों और प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है कि हम अपने विचारों को समझने और व्यवस्थित करने के लिए शब्द, भाषा और प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि गणित में हम क्या प्रयोग करते हैं, प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, ये सब का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो प्रतीकों का प्रयोग करके सवाल हल करते हैं। हम गणित में इसी सब का तो उपयोग करते हैं। तो यहाँ तक आपको इसमें लिखना नहीं है बल्कि यहाँ पे आपका रिवीजन चल रहा है। डिफाइन थिंकिंग इन द वर्ड ऑफ वेरेन एंड वी एन झा। ठीक, अब आपको थिंकिंग का डिफिनेशन देना है इन दोनों के अनुसार। इन दोनों का क्या कहना है, थिंकिंग का क्या मतलब है। तो चिंतन का मतलब क्या था? चिंतन का मतलब था कि किसी समस्या, वस्तु या परिस्थिति के बारे में ध्यान से सोचना और सोच विचार करके किसी निष्कर्ष या समाधान तक पहुंचना। तो वेरन के अनुसार थिंकिंग का क्या डिफिनेशन है तो यहाँ पे लिखा गया है। इनका कहने का मतलब है कि चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति किसी समस्या या परिस्थिति के समाधान के लिए अपने विचारों और मानसिक प्रक्रियाओं का प्रयोग करता है। तो ये कहते हैं कि जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उसके समाधान के बारे में सोचते हैं, यही चिंतन है। ये कहना है इनका। अब हम इनके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है, ठीक, जिसके द्वारा व्यक्ति किसी समस्या, वस्तु या परिस्थिति के संबंध में विचार करता है और अपने अनुभव एवं ज्ञान के आधार पर निष्कर्ष तक पहुंचता है। तो ये कहते हैं कि हम अपने पुराने अनुभव और ज्ञान का इस्तेमाल करके किसी नई समस्या या परिस्थिति के बारे में सोचते हैं और फिर निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक, तो ये इनका एक एग्जाम्पल हम आपको दे तो मान लीजिए कि आपका मोबाइल अचानक बंद हो गया। आपको पहले भी ऐसी समस्या हुई थी, ठीक, पहले भी ऐसी समस्या हो चुकी थी, लेकिन उस समय पता चला था कि बैटरी ख़त्म होने पर मोबाइल बंद हो जाता है। तो अब आप सोचते हैं कि शायद इस बार भी बैटरी ख़त्म हो गई होगी, तो फिर मोबाइल चार्ज करते हैं और वह चालू हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे आपने पुराने अनुभव और ज्ञान का उपयोग करके निष्कर्ष निकाला। तो यही एक चिंतन का उदाहरण है। यहाँ पे शॉर्ट में भी लिखा गया है, ये भी आपको रीड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 8, 2 एलिमेंट ऑफ थिंकिंग, यानी चिंतन के किन्हीं 2 तत्वों के बारे में आपको बताना है। तो 2 तत्व के बारे में कौन कौन सा आप बता सकते हैं? मेंटल इमेज और कंसेप्ट के बारे में आप बता सकते हैं। इसके बारे में तो पिछले क्लास में पढ़ा चुके थे
और इसके बारे में हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो मेंटल इमेज का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह की तस्वीर हमारे दिमाग में बनी हो, जबकि वह चीज़ उस समय हमारे सामने मौजूद न हो। यानी हम किसी चीज़ को मन में देख या कल्पना कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मान लीजिए कि आप अपने घर से दूर हैं और आप आंख बंद करके अपने घर के बारे में सोचते हैं कि मेरा घर का दरवाज़ा कहाँ है, मेरा कमरा कैसा है, मेरा बिस्तर कहाँ रखा है, तो ऐसे ऐसे सोचते हैं। तो भले ही आपका घर आपके सामने नहीं है, फिर भी उसकी तस्वीर आपके मन में बन जाती है। तो यही है मानसिक प्रतिमाएं। इसी को हम मेंटल इमेज बोलते हैं, इमेजेस बोलते हैं। ठीक है, आई होप ये पूरा आपको क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट, दूसरा है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना के बारे में हमारे मन में बनी सामान्य धारणा या विचार। यानी किसी एक वस्तु के बारे में नहीं, बल्कि उस प्रकार की सभी वस्तुओं के बारे में हमारे दिमाग में बनी सामान्य समझ। तो इसी को हम कहते हैं कॉन्सेप्ट। जैसे कि जब हम पक्षी शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में केवल एक पक्षी का तस्वीर नहीं आता है। हम सोचते हैं कि पक्षी के पंख होते हैं, उसके चोंच होते हैं और वे अंडे देते हैं और पक्षी उड़ सकते हैं। तो ये सब भी तो हमारे दिमाग में आने लग जाता है। पक्षी शब्द सुन करके ही हमारे दिमाग में ये सब ख्याल आने लग जाता है। तो पक्षी के बारे में बनी ये जो सामान्य धारणा है, इसी को हम क्या कहते हैं, कंसेप्ट। ठीक है, याद रखना है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल फल का ले, तो अगर आप फल शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में सेब, केला, अनार, संतरा सब कुछ आने लग जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं कंसेप्ट। ठीक, तो ये दो चीज़ आप लिख सकते हैं और जो हम आपको एग्जाम्पल दिए वो एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है। डायरेक्टिव थिंकिंग, अब आपको पढ़ना है डायरेक्टिव थिंकिंग के बारे में। डायरेक्टिव थिंकिंग का मतलब होता है कि जब हम किसी निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी सोच को उसी लक्ष्य की ओर लगाते हैं तो उसे उपदेशात्मक चिंतन कहा जाता है। यानी हमारे मन में एक गोल होता है और हम उसी लक्ष्य को पाने के लिए सोचते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि मान लीजिए कि एक विद्यार्थी है जिसका गोल है कि मुझे परीक्षा में 80% अंक लाने हैं। तो अब वो सोचता है कि रोज़ कितने घंटा पढ़ना होगा, कौन सा अध्याय ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पढ़ाई का टाइम टेबल कैसे बनाना है, रोज़ कितने प्रश्न को हल करनी है और कमज़ोर विषय को कितना समय देना होगा कि 80% नंबर आ जाए। तो अब वो अपनी सारी सोच को 80% अंक प्राप्त करने के लक्ष्य पर केंद्रित करता है वो। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, डायरेक्टिव थिंकिंग। आई होप आपको ये पूरा क्लियर होगा। चलिए अगला है क्लेरिफाई द कंसेप्ट ऑफ इन्फरेंशियल थिंकिंग। इसका कहने का मतलब क्या है, अनुमानात्मक चिंतन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब हमारे सामने कुछ तथ्य या संकेत होते हैं और उन संकेतों को देख करके हम ऐसी बात का अनुमान लगाते हैं जो सीधे हमारे सामने दिखाई नहीं दे रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है अनुमानात्मक चिंतन। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मान लीजिए कि आप सुबह घर से बाहर निकलते हैं और आप देखते हैं कि सड़क गीली है, पेड़ों से पानी टपक रहा है और आसमान में बादल है। तो आप सोचते हैं कि शायद रात में बारिश हुई होगी। हाँ, तो आपने बारिश होते हुए तो नहीं देखा, लेकिन उसके संकेतों को देख करके अनुमान लगाया कि हाँ रात में बारिश हुई होगी। कौन सा संकेत, पेड़ पे पानी आपको टपकता हुआ दिखाई दिया, सड़क गीला दिखाई दिया। ठीक, तो ये सब संकेत देख करके आप समझ गए कि हाँ रात में बारिश हुआ होगा। तो इसी को हम कहते हैं अनुमानात्मक चिंतन। एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, इसको रीड कर लेना है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ थिंकिंग आर देयर, प्रेजेंट द टाइप्स प्रोपाउंडेड बाय जेपी गलफोर्ड। तो जेपी गलफोर्ड के बारे में पढ़ेंगे, ये कितने तरह का होता है ये भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जेपी गलफोर्ड ने चिंतन को मुख्य 2 प्रकार में समझाया है। पहले वो समझाते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग, पहला वो अभिसारी चिंतन, और दूसरा वो समझाते हैं ये अपसारी चिंतन। ठीक है, तो इन
दोनों को समझने का सबसे आसान तरीका है, एक मिनट यहाँ पे हम आपको इसका मतलब है कि एक सही उत्तर खोजना, इसको हम बोलते हैं अभिसारी, और अपसारी का मतलब होता है कि कई अलग अलग उत्तर खोजना, उसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो चलिए एक एक करके हम आपको समझाते हैं कि कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कि अभिसारी चिंतन में व्यक्ति किसी प्रश्न या समस्या का एक सही या निश्चित उत्तर खोजने की कोशिश करता है। तो इसमें हमारे पास कुछ जानकारी होती है और हम उसे देख करके सही उत्तर तक पहुंचते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि मान लीजिए कि हम मैथ का एग्जांपल लेते हैं कि 10 + 20 दिया हुआ है, ठीक, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। आप सोच करके इसका उत्तर देते हैं 30, इसका आंसर देते हैं 30, ठीक है। तो यहाँ कई उत्तर नहीं हो सकते हैं, यहाँ पे सही उत्तर आपका सिर्फ और सिर्फ 30 ही होगा। 25, 20 या 21, 22 ऐसा तो नहीं हो सकता है यहाँ पे। तो यही इसी को कहा जाता है कन्वर्जेंट थिंकिंग, कि एक ही सही उत्तर होता है इसमें, ठीक। दूसरा है आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग का क्या मतलब है? डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब है कि अपसारी चिंतन में व्यक्ति किसी एक समस्या के कई अलग अलग उत्तर या समाधान सोचता है। इसमें व्यक्ति अपनी कल्पना और रचनात्मकता का प्रयोग करता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि हम एक पेन का अगर उदाहरण ले, तो अगर शिक्षक आपसे पूछते हैं कि पेन से लिखने के अलावा इसका और क्या उपयोग हो सकता है, पेन से तो हम सिर्फ लिखने का ही काम करते हैं, लेकिन इसका और क्या क्या उपयोग हो सकता है, तो आप कह सकते हैं कि चित्र बनाने के लिए, किसी चीज़ को दबाने के लिए, या फिर कागज़ को पकड़ने के लिए, या छोटी चीज़ को अपनी ओर खींचने के लिए, या सजावट के लिए भी। तो आप यहाँ पे एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा उत्तर लिख सकते हैं, तो उसी को हम अपसारी चिंतन कहते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल के लिए दूसरा एग्जांपल अगर हम आपको दे, तो मान लीजिए कि बारिश हो रही है, तो क्या क्या किया जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन आपसे टीचर पूछते हैं। तो आप कई विचार दे सकते हैं, बहुत सारे आंसर आप इससे दे सकते हैं कि घर पर पढ़ाई करना है, किताब पढ़ना, फिल्म देखना, चाय बनाना, ठीक है, बारिश में फ़ोटो लेना, ये भी आप कर सकते हैं। अगर बाहर बारिश हो रही है तो आप अंदर क्या करेंगे, बैठकर पढ़ाई करेंगे, किताब पढ़ेंगे, फिल्म देखेंगे, या फिर चाय बना सकते हैं, या फिर बारिश में जा कर के फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, नहा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक से ज़्यादा उत्तर है, तो उसमें हम क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट थिंकिंग। अगला है क्लैरिफाई एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थिंकिंग। पहला यहाँ पे दिया गया है मानसिक प्रक्रिया। तो मानसिक प्रक्रिया का यहाँ पे कहने का मतलब है कि चिंतन हमारे दिमाग में होने वाली प्रक्रिया है, और इसमें हम अलग अलग विचारों और जानकारियों को अपने मन में व्यवस्थित करते हैं। जैसे कि आप सोच रहे हैं कि आज मुझे कौन सा विषय पढ़ना चाहिए, तो आप मन में सभी विषयों के बारे में सोचते हैं और फिर एक विषय चुनते हैं। तो इसी को कहा जाता है यहाँ पे मानसिक प्रक्रिया। चिंतन क्या है, मानसिक प्रक्रिया है। उद्देश्यपूर्ण और पूर्व अनुभव और समस्या समाधान में सहायक। तो ये हम चिंतन के बारे में अभी हम आपको थोड़ी देर पहले भी बताए थे, पढ़ करके अच्छे से समझाए हैं इस क्लास में भी और लॉन्ग में भी। तो आपको बस समझ लेना है, एक रिवीजन हो जाएगा। व्हाट इज़ मीन्ड बाय कंसेप्चुअल सिंबल, ये तो हम आपको नहीं समझाए थे, फिर भी हम यहाँ पे आपको समझाते हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि ऐसे शब्द, संकेत या प्रतीक जिनको देख करके या सुन करके हमारे दिमाग में किसी वस्तु, विचार या चीज़ की सामान्य धारणा बनती है। यानी कोई छोटी शब्द या चिन्ह बहुत बड़े विचार को समझाने का काम करता है। जैसे कि हम वृक्ष शब्द का एग्जाम्पल लें, तो जब हम वृक्ष शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में किसी एक पेड़ की तस्वीर ही नहीं आती है, बल्कि हम सोचते हैं कि पेड़ की जड़ भी होंगी, पेड़ की तना होगी, पेड़ की शाखा भी होती है, पत्तियां भी होती हैं। तो इसीलिए वृक्ष शब्द एक सामान्य धारणा को व्यक्त करता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कंसेप्चुअल सिंबल कहते हैं। ठीक है, ये पूरा क्लियर। अब है ट्रायल और एरर। ट्रायल और एरर ये तो 2 बार पूछ लिया गया है, लॉन्ग में भी पूछा गया था, वहाँ भी पढ़ाए थे, और शॉर्ट में तो शुरुआत में ही पढ़ा दिए हैं। तो ट्रायल और एरर का क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे लिख दिया गया है, ये आपको यहाँ से थोड़ा सा रीड कर लेना है। ठीक है, यहाँ तक पूरा दिया गया है। तो इस क्लास में जितना भी क्वेश्चन था
शॉर्ट में यूनिट 3 से वो पूरा आपका कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम अगले क्लास में यूनिट 4 पढ़ेंगे और बहुत जल्द पढ़ेंगे, ठीक। तो मेजर पेपर 11 और 12 जो बच गया है आपका वो हम दो दिन में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। तो टेंशन नहीं लेना है। बाकी यहाँ पे आपको जितने भी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम टेलीग्राम का लिंक कहाँ है, तो यहाँ पे PDF में ही लिंक दे दिया गया है। आप इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम पे पहुँच जाएंगे, वहाँ पे जाकर के ज्वाइन हो जाना है। और साइकोलॉजी का प्लेलिस्ट ढूंढने में दिक्कत होता है तो यहाँ पे साइकोलॉजी के प्लेलिस्ट का भी दे दिया गया है लिंक, यहाँ पे क्लिक करना है तो आप प्लेलिस्ट पे पहुँच जाएंगे। और ये YouTube चैनल का लिंक यहाँ पे दिया गया है, ठीक। बाकी वीडियो को लाइक कर देना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये PDF हम आपको वहाँ अभी टेलीग्राम पे डाल देते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है।